हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मॉक टेस्ट हुआ है जिसमें सिलेबस था आप लोग का बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, अमाइंस और ग्रीन केमिस्ट्री। और उनमें जो 50 क्वेश्चंस थे उनमें आपको डाउट भी होगा, तो हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को कुछ डाउट्स होंगे, जिनको बहुत कुछ ही डाउट्स होंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में बढ़ा करके उस क्वेश्चंस पे जा करके अपने डाउट पहले क्लियर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बच्चों ये कंपाउंड दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कुछ 3 ग्रुप लगे हुए। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा है, इसे ध्यान से देखिए तो ये है CH3 है, मतलब मिथाइल है। और नाइट्रोजन के इस साइड और इस साइड आप नंबरिंग करें तो यहाँ पे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे आप, इथाइल बोलेंगे ना। और यहाँ पे इस साइड एक और 2, इस साइड भी इथाइल है, दोनों साइड सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कहीं भी नंबरिंग करते हैं तो मैं सोचा कि मैं इसे ही नंबरिंग करता हूँ क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है। तो 1 और 2 मैंने इसको दे दिया, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा ना। अरे ईथेन हो जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन है, तो उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे। और ये किसके तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा ना। बोलो तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे नेमिंग हम लोग इस चेन के अकॉर्डिंग किए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। ईथेन और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इन हटा करके हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है अमाइन यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, ईथेन अमाइन हो जाएगा ना। लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ये इथाइल भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेगा, और ये किसके तरह, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा ना। और अल्फाबेटिकली बच्चों आपको ध्यान देना होता है, पहले ई आता है कि एम आता है, ई आता है। तो अब आप बताओ क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से, तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इथाइल है, फिर देन क्या है, मिथाइल है और इथेनामाइन है। और कई लोग सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन क्यों लिखा हुआ है। बच्चों नाइट्रोजन का मतलब नॉर्मल नहीं है, नाइट्रोजन इसलिए लिखा गया है, एन मतलब नाइट्रोजन है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन से सारे ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। इज इट ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सेकेंडरी अमाइन इज, क्या है, सेकेंडरी अमाइन के बारे में बताना है। और पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंपाउंड विथ 2 NH2 ग्रुप, बिल्कुल नहीं। अ कंपाउंड विथ 2 कार्बन एटम एंड अ NH2 ग्रुप, ये भी सही नहीं है। बच्चों आप जानते हैं कि सेकेंडरी अमाइन क्या होता है। सेकेंडरी अमाइन के बारे में आप जानते हैं कि जैसा आपको बताया गया है कि सेकेंडरी अमाइन, ये बच्चों सबसे पहले ये कैसे आया है, इसे अमाइन ग्रुप कहते हैं, ठीक। ये आया कहाँ से है, अमोनिया से आया है। अमोनिया से एक हाइड्रोजन जब हम कम करते हैं तो अमाइन आता है। इस अमाइन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये कितने डिग्री का अमाइन होगा बच्चों, ये होगा 1 डिग्री का अमाइन होगा। एक हाइड्रोजन अपन और कम करें तो यहाँ पे NH हो जाएगा, मतलब कि 2 ग्रुप यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं, चाहे वो अल्काइल हो चाहे वो अराइल हो, क्योंकि 2 फ्री एंड इसके हैं ना। तो बताओ यहाँ पे इसको कितने डिग्री का अमाइन बोलूँगा मैं, 2 डिग्री का। और एक और हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो बेचारे के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, चाहे वो आप अल्काइल यूज़ करो चाहे आप अराइल यूज़ करो। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये 3 डिग्री का अमाइन है, ये है 2 डिग्री का अमाइन है। कैसे जज किया आपने, क्योंकि जैसे ही अमोनिया से आपने 2 हाइड्रोजन कम किए तो अब इन 2 हाइड्रोजन को कम करने के बाद आप कोई 2 ग्रुप यहाँ रिप्लेस कर सकते हो, चाहे वो अल्काइल है चाहे वो एराइल है। तो बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। पहले दूसरे ऑप्शंस तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वहाँ सभी नाइट्रोजन के पास 2-2 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे भी तीसरे वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में भी NH2 ग्रुप है। लेकिन डी ऑप्शन में बच्चों देखें आप, अ कंपाउंड इन विच 2 ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ NH3 हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल और अराइल ग्रुप, क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि मेंडियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंसिस्ट ऑफ। और बच्चों मेंडियस रिएक्शन पहले ही बोल दिया है, मेंडियस मेथड बोल चुका है, तो आइए हम जान लें कि मेंडियस में क्या होता है। बच्चों मेंडियस हम लोग जब अमाइन के प्रिपरेशन को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए हम रिडक्शन वाला सबसे पहले टॉपिक पढ़ा जाता है, और उसी रिडक्शन के पहले वाले टॉपिक में आता है मेंडियस। ठीक है, तो मेंडियस में क्या होता है बच्चों? कोई अल्काइल, नाइट्राइल या साइनाइड, आप इसे साइनाइड भी बोलते हो और नाइट्राइल भी बोलते हो, इसका रिडक्शन करवाते हैं तो जाकर के हमें अमाइंस मिलता है। और रिडक्शन का मतलब क्या बच्चों? ऑक्सीजन का रिमूवल या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो, या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCH2NH2। देखो प्राइमरी अमाइन बन गया ना। अब ये अमाइन बन गया, तो अमाइन तो बनाना है, ये तो सही, लेकिन मेंडियस मेथड में जो शुरुआत में रिएक्टेंट लेना होता है वो क्या लेना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप देखिए हम क्या कराते हैं मेंडियस मेथड में। फर्स्ट ऑप्शन इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अरे अभी बोला ना, क्या ये अल्काइल साइनाइड है? तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और बाकी बी सी डी में रिडक्शन तो हो रहा है बच्चों, लेकिन मेंडियस मेथड में साइनाइड का ही रिडक्शन होता है, उसके अलावा किसी का रिडक्शन नहीं है, सिर्फ साइनाइड का रिडक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजल अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। बोल रहा है कि बेंजल अमाइन, अब बेंजाइल अमाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो इसके बारे में सोचें कि बेंजाइल अमाइन होता क्या है, दिखता कैसा है। तो बच्चों बता दूं मैं, इसे देखिए, सबसे पहले इसे आप कहते हैं बेंजाइल, इसे तो आप बेंजाइल कहते हैं, इसे इस ग्रुप को बेंजाइल कहा जाता है। ठीक है, अब इस बेंजाइल ग्रुप में अमाइन जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, ये है बेंजाइल अमाइन, ये बनाना है हमें, ये बनाना है। अब इन चारों ऑप्शन में से जहां ये नहीं बन पाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन के साथ अपन जाएं, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए का स्ट्रक्चर बना लूं मैं प्रॉपर, तो ए के साथ अपन चलें तो यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, C6H5 को बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हो, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन आप अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इसका काम क्या होता है बच्चों, याद है, कट C डबल बॉन्ड O पेस्ट CH2। अरे याद है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के जगह CH2 को पेस्ट करें तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, CH2NH2 बन जाएगा ना। अरे यही तो है बेंजाइल अमाइन, इसमें तो बेंजाइल अमाइन बन रहा है, लेकिन अब बी ऑप्शन के साथ जाएं अपन, तो बेंजाइल अमाइन के बाद बी ऑप्शन के साथ जाएं, तो ऑप्शन बी में क्या है, C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है। तो बच्चों यहाँ पे याद आ रहा है आपको कि ये है अमाइड, ब्रोमीन भी है और साथ में बेस भी है, तो इसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन करते हैं ना। यहाँ पे डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, कार्बन एक कम होता है, पहले के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है, तो मैं यहाँ पे इस वाले कार्बन को कम करने वाला हूँ। तो क्या बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा, इसे हटाना है बच्चों, तो C6H5 CH2 NH2 बनेगा ना। अरे वही बन गया, इसी को ही तो C6H5 CH2 NH2 कहते हैं। तो ये बन गया आपका कुछ इस तरीके से CH2
NH2 बन गया और इसे तो बेंजाइल अमाइन कहते ही हैं। और उसी तरह यहाँ पे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी के साथ अपन जाएं तो सी, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में बच्चों यहाँ पे मैं ऑप्शन सी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी में सबसे पहले यहाँ देखो C6H5CN है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करेगा। और यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से है, C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे मैं इसे रिड्यूस करा रहा हूँ। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन उसमें से कार्बन के पास जाएंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएंगे। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है इसी को हटाते हैं, 1 पाई बॉन्ड हटता तो 1 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आते, 2 पाई बॉन्ड हट रहा है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये तो फिनाइल है, ये यहाँ पे CH2NH2 बनेगा ना। तो ऑप्शन बी में भी बेंजाइल अमाइन बन रहा है, लेकिन ऑप्शन डी के साथ जाएं बच्चों, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, ध्यान से देखो, यहाँ साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, यहाँ पे भी रिडक्शन होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। सी देखो, यहाँ पे N है पहले, C इस साइड है, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन से पहले नाइट्रोजन जुड़ा है, फिर नाइट्रोजन से उधर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा, N और 1 हाइड्रोजन इधर, 1 CH2, देखो कुछ इस तरीके से, ये है CH2 और यहाँ पे NC है, तो यहाँ पे C6H5 तो ये वाला हो गया और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। और बच्चों बताओ, क्या ये बेंजाइल अमाइन है, हमें बनाना है बेंजाइल अमाइन, क्या ये बेंजाइल अमाइन बना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। अरे ये तो 2 डिग्री का अमाइन लग रहा है, और इसलिए हमें इस ऑप्शन के साथ जाना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बताया था कि अमाइंस के केस में जब आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो आपको क्या देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं वाटर के साथ क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर होता है और वो बॉन्ड और अच्छे से बनाता है। और बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन में सबसे अच्छी बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, 1 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री से 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अमाइंस के केस में, अमाइंस के केस में ये ऑर्डर ऑफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब बात ये आती है कि फर्स्ट ऑप्शन में ये तो 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है। अरे सर ये भी तो 1 डिग्री का है, तो अब 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, बी और सी। लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ वाला ऑप्शन में हम देखें, जब दोनों ही 1 डिग्री है तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम। और ये बच्चों याद रखना है, एक्वस मीडियम में जब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा बेसिक कौन है एक्वस मीडियम में, तो हम याद रखते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को कंबाइंड वे में एक ऑर्डर आता है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होती है, 2 डिग्री अमाइन की सबसे मैक्सिमम बेसिसिटी होती है, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होती है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो बताओ यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन बच्चों कौन है, 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अल्कोहल ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्राइट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कंडीशन बच्चों देखो, NaNO2 HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या बना रहा है, क्या बनेगा, सोचिए, डाइजोनियम सॉल्ट। आपको पता है ये कंडीशन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की है और हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड अल्कोहल फॉर्म करेगा,
ठीक है। अल्कोहल बनाना है बच्चों, फिनॉल नहीं बनाना है। बाकी 3 ऑप्शंस में आपको बेंजीन दिख रहा है, यहाँ फिनॉल बन सकता है, लेकिन पहले वाले ऑप्शंस में आपको अल्काइल अमाइन दिख रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। आओ देखो कैसे बनेगा। देखिए CH3CH है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चों CH3 का ट्वाइस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे CH3 है और NH2 है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं डाइसोनियम सॉल्ट बनाने वाले रिएजेंट NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है और वाटर भी है, तो यहाँ पे जो डाइसोनियम सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। पहले मैं डाइसोनियम सॉल्ट बना रहा हूँ, क्या बनेगा बच्चों, CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2 प्लस CH है, तो यहाँ पे N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, क्या आ गया Cl माइनस, ओके सही। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं वाटर के साथ कराऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या रिमूव करेगा, HCl, और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस मिलेगा और OH किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है बच्चों। बी, सी और डी में एनिलीन के डेरिवेटिव्स हैं और ये डाइसोनियम सॉल्ट बनाएंगे, एराइल डाइसोनियम सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगा तो फिनॉल बन जाएगा और अल्कोहल फिनॉल अलग है ना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ C6H5SO2Cl। बच्चों पता है C6H5SO2Cl को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। याद है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। SO2 है सल्फ, डबल बॉन्ड O Cl है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग अमाइंस के साथ जनरली पढ़ते हैं। 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन, लेकिन 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लोरीन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि HCl रिमूव करना है, लेकिन जब हाइड्रोजन है ही नहीं 3 डिग्री अमाइन के पास, तो HCl कहाँ से रिमूव होगा, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस टू फॉर्म फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लोरोफॉर्म बच्चों, क्लोरोफॉर्म एंड बेस, क्लोरोफॉर्म और बेस सुनते ही और प्रोडक्ट बनाना है आइसोसाइनाइड। इन अमाइन चैप्टर आइसोसाइनाइड बनता है क्लोरोफॉर्म से। बच्चों याद करो वो कौन सी रिएक्शन है, वो है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ओके। कार्बल अमाइन रिएक्शन की प्रॉपर्टी को आप पढ़ें तो उसमें ये होता है कि 1 डिग्री अल्काइल अमाइन हो या अराइल अमाइन हो, वही कार्बल अमाइन रिएक्शंस को देता है, ठीक है। तो फिनॉल, अब बात करें कि कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करके बनाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो फिनॉल, अरे ये तो अमाइन है ही नहीं, अरे ये तो अमाइन है ही नहीं, अरे हाँ ये है अराइल अमाइन। एनिलीन बेस्ट ऑप्शन है अभी तक, बेंजीन, अरे इसके बाद तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, और नाइट्रोबेंजीन, ये तो नाइट्रो ग्रुप है, अमाइन भी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एनिलीन। 10th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वो है, द अमाइन विच विल नॉट लिबरेट नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। कौन सा अमाइन ये है जो कि नाइट्रोजन को लिबरेट, नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा नाइट्रस एसिड के साथ। बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड मतलब क्या है, डाइसोनियम सॉल्ट बनने की कंडीशन। अब यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमाइन है, यहाँ पे इथाइल अमाइन है, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन HCl रिमूव करने वाला है और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। लेकिन जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो HCl निकलेगा ही नहीं, इस वजह से नाइट्रोजन गैस भी नहीं निकलेगा।
तो बच्चों बताओ, आओ एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। आपको इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सी और डी में प्रॉब्लम हुई होगी। एग्जाम में टाइम कम होता है और स्ट्रक्चर क्लिक ना करे तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझ सकता हूँ। आइए देखें, सबसे पहले ट्राईमिथाइल अमाइन की बात करें तो CH3 का थ्राइस, ये है ट्राईमिथाइल अमाइन, ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। इथाइल अमाइन C2H5NH2, यहाँ हाइड्रोजन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन की बात करें, ये कुछ इस तरीके से है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, ओके। उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कई लोग कार्बन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अरे कार्बन के हाइड्रोजन से कोई मतलब ही नहीं है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को टारगेट करना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, क्लोरीन HCl रिमूव नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन गैस नहीं निकल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। When aqueous solution of benzene डाइजोनियम क्लोराइड is boiled, the product form। फिर से डाइजोनियम सॉल्ट को बॉयल कर रहे हैं। आइए देखिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है तो बेंजीन मैंने लिया यहाँ पे, ये है बेंजीन आपका, इसका डाइजोनियम सॉल्ट कुछ इस तरीके से है। इसे आप बॉयल कर रहे हैं, मतलब वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन दिखा तो इतना पक्का पता है कि HCl निकलेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और OH किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास। तो क्या बना लेगा? फिनॉल। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर जो प्रोडक्ट है वो बनेगा आपका फिनॉल। ये है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम के, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है वीकली बेसिक मीडियम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद आ रहा है, कपलिंग रिएक्शन में हमने पढ़ा था एजो कंपाउंड, वैसे रिलेटेड बच्चों ध्यान दो। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो आइए सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बना लें। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-, ठीक है। इसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? फिनॉल के साथ। वीकली बेसिक मीडियम है, ठीक है। होता क्या है, यहां पे बेसिक मीडियम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन हमें निकालना है, क्योंकि मुझे कपलिंग करानी है दो कंपाउंड की, एक तो डाइजोनियम सॉल्ट की और दूसरा ये आपके सामने फिनॉल है। तभी तो एजो कंपाउंड बनेगा और तभी कपलिंग होगी। तो कपलिंग कहाँ से होती है? यहाँ का एक बच्चों हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये कपलिंग करता है यहाँ से। Cl को क्या पसंद? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और Cl HCl रिमूव करेंगे तो सबसे पहले बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ का Cl बच्चों यहाँ के हाइड्रोजन से मिलके HCl बाहर निकालेगा और क्या बनेगा? इस बार नाइट्रोजन गैस को नहीं निकालना है, हमें कपलिंग करानी है, एजो कंपाउंड बनाना है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डाइजोनियम सॉल्ट को कुछ इस तरीके से लिख लिया। ये है यहाँ पे N+N, ठीक है। और ये जो फिनॉल है इसे इस तरीके से रोटेट करा करके आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, ऐड ऑन करना है। तो मैंने जोड़ दिया कुछ इस तरीके से और आपको मिल गया एजो कंपाउंड। इस N+N के वजह से इसको एजो कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड वाटर। चलिए फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ चुका है। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बच्चों याद है, माइल्ड रिडक्शन कराने के लिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। साथ में वाटर भी है और कॉपर कैटलिस्ट भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, रिएक्शंस के स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज तो किया ही जाता है।
अब H3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, यहाँ पे वाटर है, तो क्या बनने वाला है, रिडक्शन होने वाला। रिडक्शन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन HCl को लेकर के Cl को लेकर के बाहर, नाइट्रोजन गैस बाहर, और बेंजीन आपको मिल जाता है, डायरेक्ट बेंजीन यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, बेंजीन होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है, माइल्ड रिडक्शन कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बच्चों आइए एनिलीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्या होगा, ये है एनिलीन। पहले तो आप इस तरीके से बच्चों कंपाउंड तो याद होना ही चाहिए कि इसे एनिलीन कहते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड, इसे बच्चों एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे काफी भिखारी है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। ये देख करके नाइट्रोजन को दया आई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन लोन पेयर इस पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। क्या बनेगा बच्चों, आपको पता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ NH, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से ये आकर के कार्बन के साथ जुड़ गया, CO-, यहाँ Cl है, ठीक है, CO-, यहाँ Cl है, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, O- है, और यहाँ CH3, सही है, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, हाइड्रोजन NH2 के पास से, वो किसके साथ निकल जाएगा, यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हाइड्रोजन Cl के साथ मिल करके क्या बना लिया, HCl को बाहर निकाल दिया। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलने वाला है, HCl। पहले तो क्योंकि वो जो लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन जो यहाँ से निकला है, वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस से HCl बाहर, यहाँ पे क्लोरीन बाहर तभी होगा जब ये ऑक्सीजन अपने वापस लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन को वापस शिफ्ट करेगा, तो वहाँ से क्लोरीन ग्रुप लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। अब फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आइए देखिए, ये बना आपका NHC डबल बॉन्ड OCH3, सही। इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिटेनलाइड, ठीक है। तो यही वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। इतने मैकेनिज्म को या इस रिएक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 14th का होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सीक्वेंशियल रिएक्शन है, A, B, C, फिर फाइनली आपको C देखना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने की कंडीशन है, तो NaNO2 और HCl सबसे पहले क्या बनाएंगे, A जो है वो क्या बनने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है, N2+ और Cl- बनेगा, सही है, क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रहा है। फिर A से वापस CuCN के साथ रिएक्शन हो रही है, साइनोबेंजीन बनाने की कंडीशन है, CN आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। फिर वापस से इसे रिड्यूस कराया जा रहा है, और आपको पता है कि आफ्टर रिडक्शन क्या होने वाला है, जब हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं, ये 2 जो पाई बॉन्ड हैं उनको हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, 2 कार्बन के पास, 2 नाइट्रोजन के पास। तो कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा, CH2NH2 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। क्या नाम है इसका, बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन नाम है इसका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है फिर से ये सीक्वेंशियल रिएक्शन को फॉलो करते हुए ऑप्शन मतलब डी पे पहुंचेंगे, तब जाकर के आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर मिलेगा आपको।
तो सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराई। अरे ये तो न्यूक्लियोफाइल है, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या मिलेगा सबसे पहले CH3CH2OH, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों कि डायरेक्ट इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया, जिसका नेचर बेसिक है, एसिड को देखते ही वो सोचेगा कि सबसे पहले तो सॉल्ट बनाया जाए, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, अमोनिया के लोन पेयर ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बना? सॉल्ट बना, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+। ये देखते ही यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और वाटर रिमूव होते ही अमाइड बना, ठीक है बच्चों, क्या बना? अमाइड बना। और अमाइड की रिएक्शन जब फाइनली ब्रोमीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता है ना, मतलब एक कार्बन यहाँ से कम हो जाएगा C डबल बॉन्ड O वाला, और आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? CH3NH2। और अब आप ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑप्शन C के साथ जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयु कैसे नेम ऑफ द मिथाइल फिनाइल अमाइन। सबसे पहले मिथाइल फिनाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये है फिनाइल है, ये है आपका अमाइन है और मिथाइल, ठीक है, यही है मिथाइल फिनाइल अमाइन। ये कॉमन नेम है बच्चों। अब मिथाइल पहले क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, फिर फिनाइल का P बाद में आता है। उसके बाद लेकिन मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है, तो बच्चों IUPAC नेमिंग में इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? इस पूरे को एनिलीन कहते हैं। इस पूरे को हम एनिलीन कहते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। तो ये क्या है? ये किसके तरह बिहेव करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन, सही है। और N क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल लगा है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए N लगा हुआ है। तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कार्बल अमाइन रिएक्शन। मैंने बताया बच्चों 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या 1 डिग्री अराइल अमाइन, 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या 1 डिग्री एराइल अमाइन ही कार्बल अमाइन रिएक्शन देता है। तो बच्चों यहाँ पे ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री है ना, तो ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आइडेंटिफाई द गैब्रियल फिफ्थलमाइड सिंथेसिस रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग। जो गैब्रियल फिफ्थलमाइड बोल रहा है तो फिफ्थलमाइड तो होना ही चाहिए। गैब्रियल फिफ्थलमाइड रिएक्शन में हम जो इनिशियल रिएजेंट लेते हैं वो फिफ्थलमाइड लेते हैं। और आप सोचो इन चारों ऑप्शन में क्या ये फिफ्थलमाइड है? अरे साइनाइड है। और ये क्या है? अमाइड है। ये अमाइड है और ये फिफ्थलमाइड है, तो यही होगा ना बेस्ट ऑप्शन। इसमें 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में सॉल्ट बनता है, दूसरे स्टेप में एन एल्काइल फिफ्थलमाइड बनता है, तीसरे स्टेप में अमाइन बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। ज़्यादा इसमें रिएक्शंस को प्रोसीड कराना नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शंस तो है ही नहीं फिफ्थलमाइड, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है अमाइंस के चैप्टर में। आइए पढ़ते हैं। मिथाइल अमाइन इज सॉलिड विथ फिसी ऑर्डर। बिल्कुल सही है भाई, मिथाइल अमाइन का जो ऑर्डर होता है वो फिसी होता है और वो सॉलिड भी है। बाकी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो, और ये सिंगल करेक्ट है तो एक ऑप्शन तो हमें सही मिल चुका है जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी आइए देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइन आर मोर पोलर। नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में देखा जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में है, तो पोलर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला होना चाहिए, तो इसलिए बी भी गलत है। एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइन आर गैसेज। नहीं, गलत है भाई।
मिथाइल अमाइन इज लेस सोल्यूबल दैन इथाइल अमाइन, नहीं उल्टा बोल रहा है, इथाइल अमाइन ज़्यादा लेस सोल्यूबल होता है मिथाइल अमाइन के कंपैरिजन में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस टेक्स्ट बुक में आप फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाकर के इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी इन अल्कलाइन मीडियम। बच्चों देखो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन और ये है 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो कुछ ऐसा होता, और 3 डिग्री अमाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम हो रहा है अल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। अब बोल रहा है कि इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन का बच्चों मतलब होता है बेसिक मीडियम में, यदि आपको ये डिफरेंस बताना हो कि प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो आप किसका यूज़ करते हैं ये बताना है बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट का आपने नाम सुना होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है कि जो ये आसानी से इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करा पाता है कि ये 1 डिग्री है, कि 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में वही सॉल्यूबल होगा जो कि H+ देने वाला होगा। अल्कलाइन मतलब बेस, बेस को क्या पसंद है, H+ एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। तो 1 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन वाले के प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहा हूँ। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जैसे ही मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है H डबल बॉन्ड O Cl यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसके प्रेजेंस में जब ये आप हम रिएक्शंस करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और ये जाकर के वहाँ पे जुड़ जाएगा और सल्फोनामाइड बना लेगा। इसका मतलब क्या बनाएगा, मैं फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों। ये देखो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनने वाला है, H डबल बॉन्ड O, ये हुआ NH और यहाँ पे R आकर के जुड़ गया। सल्फोनामाइड लिंकेज आपको दिख रहा है, या हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये आसानी से अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल हो सकता है क्योंकि ये H दे सकता है, बेस आकर के H+ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन बच्चों यही रिएक्शन आप जब 2 डिग्री अमाइन के साथ कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। और जब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो बेस कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, इसलिए ये अल्कलाइन मीडियम में 2 डिग्री अमाइन का जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल नहीं होता है। और 3 डिग्री अमाइन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन को चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं 3 डिग्री अमाइन के पास, इसलिए हिंसबर्ग रिएजेंट बेस्ट ऑप्शन है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को एक दूसरे से अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो एसाइलेशन। आओ देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। जैसे बच्चों ये है RNH2, मैंने प्राइमरी अमाइन ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कराई एसाइलेशन, मतलब एसिड हैलाइड के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। फिर क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के HCl बाहर, अब HCl बाहर होगा तो क्या बनने वाला है, देखो बच्चों RNHC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसे देख के क्या लग रहा है आपको, क्या बन रहा है आप, अरे अमाइड है, अमाइन में सिर्फ NH होता है, साथ में C डबल बॉन्ड O हो तो अमाइड भी है। तो क्या बन रहा है, जब भी 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन एसाइलेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे अमाइड बनता है। क्या बन रहा है, अमाइड बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, अब देखिए बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। विच सेट ऑफ टर्म्स करेक्टली आइडेंटिफाइज द कार्बोहाइड्रेट जोन। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। उसमें एक ऑक्सीजन है जो कि हेटेरो एटम है। 5 मेंबर्ड रिंग में बच्चों क्या बोलते हैं आप लोग? 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको पेंटोज तो बोलेंगे। 5 रिंग बन रहा है, 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन है पहले तो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक कार्बन है 5, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटोज बोलेंगे। तो 1 तो होगा। अब आओ देखो कि बच्चों 5 मेंबर रिंग वाले को पायरेनोज, जब हम लोग ओपन चेन से क्लोज चेन फॉर्म करते हैं ग्लूकोज का, याद करो बच्चों 6 मेंबर्ड, जब ग्लूकोज को हम लोग रिंग वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते थे तो हम 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होता था साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग क्या बोलते थे? ग्लूकोपायरेनोज। और जब फ्रक्टोज से यही हम लोग रिंग फॉर्म करते थे तो क्या बनता था? क्या बनता था बच्चों? याद करो, हम लोग वहां पे फ्यूरेनोज यूज करते थे, वहां 5 मेंबर्ड रिंग होता था। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? इसका क्या हो जाएगा? एक तो पेंटोज हो गया, और दूसरा नेक्स्ट क्या होगा आपको? पायरेनोज होगा कि फ्यूरेनोज होगा? 5 मेंबर्ड रिंग है तो फ्यूरेनोज होगा। 6 मेंबर्ड रिंग होता है तो उसको पायरेनोज कहते हैं। ठीक है, ये नंबर मतलब ये दिया हुआ है, कौन सा नंबर है मेन, ये ऑप्शन है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पायरेनोज के साथ अपन जाएंगे कि फ्यूरेनोज के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड बन रहा है तो फ्यूरेनोज के साथ जाएंगे। तो 1 और 6 तो होने, 1 और क्वेश्चन 6 तो होने ही चाहिए, 1 और 6 होने चाहिए। 1 और 6 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? न डी में है, न सी में है, न बी में है, सिर्फ ऑप्शन ए में ही ऐसा है जिसमें 1, मतलब कि ये पेंटोज भी है क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड अपन पढ़ रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें कीटोज एल्डोज नाम का पढ़े थे, उसी में से आया हुआ है बच्चों ये। अब उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसी वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? फ्यूरेनोज। क्या बोल रहा हूँ? फ्यूरेनोज। ओके, ये बात। और उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है वो एल्डिहाइड यूज होता है। एल्डिहाइड यूज होता है, एल्डिहाइड वाले से ही ये बना हुआ है, इस वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एल्डोज भी होगा, लेकिन वो दोनों ऑप्शन में कॉमन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ग्लूकोज इज एन व्हाट? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, अल्कोहल, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? ये तो स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बच्चों। CHO, ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन, देख रहे हैं हम लोग। फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। OH H OH H CH2 OH, ये है। अब इसमें कितने OH ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5, 5 OH हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? पेंटा हाइड्रोक्सी बोलूँगा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको? ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वाला, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकता हूँ ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्लूकोज क्या है? पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ इज ग्लूकोज रिलेटेड टू फ्रक्टोज? बच्चों अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। आइए स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, वापस से बना देता हूँ। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। OH H OH H CH2 OH, ठीक है, ये है ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज की बात करें तो CH2OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OH H, ठीक है, यहाँ पे OH H, फिर उसके बाद OH, फिर क्या हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। दोनों में फंक्शनल अलग अलग है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या हुआ देखिए ध्यान से। सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बात करें तो पहले ग्लूकोज बना लो, फिर उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज में बना रहा हूँ, कायरल सेंटर भी आपको बता दूँ। ये देखो बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, वापस से बना देता हूँ। आइए, यहाँ पे है OH, यहाँ है H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ वापस से OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ CH2OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बीटा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ मैं, इसका रिंग फॉर्म कर रहा हूँ, रिंग में इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसने लोन पेयर इसको क्या दिया, कार्बन को दिया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने वापस मांग लिए, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए लोन पेयर ये यहाँ से ले रहा है। ठीक है, इसने लोन पेयर जैसे इसको दिया, O के ऊपर क्या आया, माइनस। ये हाइड्रोजन बच्चों इसके पास चला जाता है। मैं फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कायरल सेंटर काउंट करने हैं। तो आइए देखिए कैसा हो जाता है। देखिए बच्चों, COH, इधर H, ठीक है, यहाँ पे OH, H, H, OH, OH, H। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, यस तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, CH2OH। यहाँ कौन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। बच्चों कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, उसको कायरल सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, और ये इधर ग्रुप अलग, और ये इधर ग्रुप अलग है। ये कायरल सेंटर, ये दूसरा कायरल सेंटर, ये यहाँ पे ये अलग, ये ग्रुप अलग, ऊपर ग्रुप अलग, और ये पूरा एक ग्रुप अलग। तो ये भी कायरल सेंटर है, उसी तरह ये भी कायरल सेंटर है, और यहाँ पे भी कायरल सेंटर है। टोटल कितने कायरल सेंटर बच्चों, 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर द मेन प्रोडक्ट इज। अच्छा, ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ बच्चों रिएक्ट करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ग्लूकोज की प्रिपरेशन के बाद पढ़ाया जाने वाला टॉपिक उसके डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो सॉरी, मैं यहाँ पे बेंजीन बना रहा था, मुझे बनाना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में CHO, CHOH, CH2OH। ये जब इसके रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं बच्चों, तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है इस एल्डिहाइड वाले पार्ट का, और ये कुछ इस तरीके से बदल जाता है, COOH, साथ में CHOH4 और CH2OH। और बच्चों इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड होता है क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। ठीक है, एसिड आ चुका है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में ग्लाइकोसाइड लिंकेज प्रेजेंट इन सेलुलोज। बच्चों सेलुलोज 2 मोनोमर को मिला करके बनता है, और यहाँ पे वाटर रिमूव होता है जब दोनों मिलते हैं, और उन दोनों मिलाने वाले ब्रिज को ही हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेलुलोज कैसे बनता है, 2 मोनोमर को मिला करके बनता है। देखो याद रखना है बच्चों, ये आपको, ये बनता है बीटा, ठीक है, ग्लूकोपायरनोज को, और दूसरा भी मॉलिक्यूल जो होता है वो भी बीटा ग्लूकोपायरनोज ही होता है, लेकिन एक कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, दूसरा कार्बन नंबर 4 से जुड़ता है। तो आइए बनाते हैं। ये बच्चों देखो इस तरीके से आपको बनाना है, ये है, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा भी सेम एज इट इज बच्चों बनाना है आपको। इस तरीके से, ठीक है।
इस वाले कार्बन को बच्चों, इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 और इस वाले 1 2 3 4 ये है कार्बन नंबर 4। तो पहले इसको मैंने 1 2 3 4 कहा, दूसरे वाले को भी 1 2 3 4 कहूंगा। तो यहां पे इन दो अलग अलग जो ये रिंग है इनके बीच में एक को भी पहले वाले को क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, दूसरे वाले को भी यही बोलते हैं। लेकिन पहले इस वाले का पहला कार्बन और दूसरे वाले का चौथा कार्बन मिल करके वाटर रिमूव करने के बाद यहाँ पे जंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं या लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीटा 1,4 कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चंस। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है अ ज्विटर आयन इज व्हाट। ज्विटर आयन के बारे में बच्चों बात करें तो क्या होता है कि दो अलग अलग एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सल्फोनेशन में एक बार ज्विटर आयन हम लोगों ने देखा था, एमिनो एसिड्स में भी देखा था। तो आओ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ज्विटर आयन। जैसे ये है बच्चों एक मॉलिक्यूल है, जब अपन सल्फोनेशन कराते हैं अमाइन के केस में तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता था NH2SO3H। लेकिन आपको पता है कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ का एक हाइड्रोजन ये यहाँ से दे सकता है और क्या बना सकता था, कुछ इस तरीके से ये NH3+ फॉर्म कर लेता था और यहाँ पे SO3- फॉर्म होता था। ठीक है, तो किसी भी, अब देखो क्या पे लिखा हुआ है अ नेगेटिवली चार्ज आयन। नो, ज्विटर आयन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है बच्चों। तो हैवी आयन, ठीक है, ज़्यादा हैवी हो रहा है ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हैवी आयन का कोई रोल नहीं है। आयन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट डिफरेंट पॉइंट्स। हाँ, ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं दोनों, और वो दोनों अलग अलग एटम पे होते हैं, अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। क्या यहाँ अलग है, एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरा सल्फर के ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग एटम पे हैं। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारा ज्विटर आयन का। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन विदाउट अ मेटल एटम, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड, जब दो हम लोग एमिनो एसिड्स को जोड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे ग्लाइसिन और एलेनाइन को जब अपन जोड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप ग्लाइसिन, इसका बेस्ट एग्जांपल है ZLYALA। ठीक है, आप ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर और एलेनाइन के स्ट्रक्चर को जब आप ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। ऐड करते ही कंडेंसेशन के बाद आपको ये अमाइड मिलता है। क्या मिलता है, अमाइड मिलता है, सॉरी पेप्टाइड मिलता है। इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पक्की बात है। तो वो अमाइड है, ये पेप्टाइड है, और ये आगे अभी और भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 31 में बोल रहा है कि द एमिनो एसिड विच इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन में अपन जाएं तो उस मॉलिक्यूल्स के पास कोई कायरल सेंटर ना हो। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है इसका मतलब कि वो कायरल कंपाउंड रखता है। ठीक है, और कायरल कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि द एमिनो एसिड विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है लैक्टिक एसिड का, जैसे CH3 CHOH COOH, ये होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देखिए। सबसे पहले OH, यहाँ कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O OH NH2, ये होता है सर। यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, और एलेनाइन की स्ट्रक्चर की बात करें,
एलेनाइन के स्ट्रक्चर में NH2 CH CH3 COOH, और ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर NH2 CH2 CO। अब देखिए ये कार्बन के बारे में बात करते हैं। जिसके पास कायरल कार्बन हुआ वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जो नहीं हुआ वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। हमें चूज करना है ऑप्टिकल इनएक्टिव, जो कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में तो देखो ये ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये है मिथाइल, 4 अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे भी ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी है बच्चों, तो ये भी कायरल सेंटर है। यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक है NH2 अमाइन ग्रुप। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन बच्चों सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर यहाँ नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकल बच्चों इनएक्टिव होगा, या यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। फाइब्रस प्रोटीन कौन है इनमें से, तो कहा जाता है केराटिन, जो कि हेयर और नेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है, लॉन्ग, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग होता है। तो ये प्रॉपर्टी है जो केराटिन नाम का आपको ध्यान रखना है, इसे आप याद रखेंगे। केराटिन एक क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके ठीक। तो इस तरीके से आपको केराटिन एक ऐसी फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है, लॉन्ग होता है, तो आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA। बच्चों देखो AG याद करने का ट्रिक होता है, प्यूरिन बेस को याद करने का तरीका सिखाया जाता है। AG कैसे, मतलब A स्टैंड फॉर बच्चों, ये होता है प्यूरिन बेस, वो भी RNA की बात कर रहा हूं मैं। A स्टैंड फॉर एडेनाइन, ठीक है, एडेनाइन, और G मतलब गुआनाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडेनाइन तो दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, गुआनाइन दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 का A हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34। न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन 1 टर्न्स ऑफ DNA हेलिक्स। ठीक है, DNA हेलिक्स कुछ इस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ बना रहे हैं, एक रैंडम स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स के बीच में इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में है। उसमें क्या होता है, ध्यान दें, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कितने न्यूक्लियोटाइड्स पेयर प्रेजेंट होते हैं 1 टर्न्स ऑफ DNA हेलिक्स। 1 टर्न्स, एक टर्न्स में जो टोटल 360 डिग्री एंगल पे जो टर्न होगा इसका स्ट्रक्चर का, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। टोटल जो बच्चों हर एक टर्न्स में 36 डिग्री का ट्विस्ट ये करता है स्ट्रक्चर, और टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, याद रखना है बच्चों ये, ठीक है, 360 डिग्री पूरा एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पेयर होते हैं, तो याद रखेंगे टोटल 10 पेयर होते हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आइडेंटिफाई न्यूट्रल एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों देखो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स और बेसिक और एसिडिक डिसाइड होता है, जैसे जिसमें ज़्यादा अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट है वो बेसिक होता है, जिसमें ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो एसिडिक होता है, जहाँ दोनों इक्वल हैं वो न्यूट्रल होता है। तो ये लाइसिन क्या होता है बच्चों, ये बेसिक होता है, और अर्जिनाइन भी ये भी क्या होता है, बेसिक होता है। ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक होता है, लेकिन मुझे तो न्यूट्रल चाहिए, तो मिथियोनाइन ये होता है न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूट्रल आपका एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन इन वन स्ट्रैंड टू दैट टू अदर स्ट्रैंड इन डीएनए। अच्छा देखो, इन डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में, ठीक है, डीएनए के अंदर आपसे पूछ रहा है कि एडेनाइन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है? तो बच्चों एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ क्या होता है? थायामाइन होता है। एडेनाइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है डीएनए में वो क्या होता है? थायामाइन। लेकिन वही आरएनए में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है एडेनाइन का वो क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल होता है। इसमें क्या होता है? थायामाइन होता है। ओके, तो याद रखना है आपको इस क्वेश्चन का 36 का क्या हो जाएगा? थायामाइन। डीएनए की बात हो रही है, हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पूछ रहे हैं, एक वन स्ट्रैंड टू द अदर स्ट्रैंड, तो ये इसका क्या होगा? थायामाइन होगा। आरएनए में एडेनाइन का क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करें। What is the total sum of masses of product obtained when 17.1 gram of sucrose is hydrolyzed in acidic medium? देखो बच्चों, इसको ये न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान दें आप। C12H22O11, ठीक है, ये है सुक्रोज। इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है एसिडिक मीडियम में, आपको पता है ये क्या हो रहा है? सबसे पहले ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, ये एक डाइसैकेराइड है, दो अलग अलग मोनोसैकेराइड जिनका फॉर्मूला सेम लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं इनके, एक तो फ्रक्टोज में तो उठता है और ग्लूकोज में। अब बच्चों क्या दिया हुआ है गिवन वेट सुक्रोज का? 17.1 ग्राम दिया हुआ है, गिवन वेट दिया है 17.1 ग्राम। तो मोल्स निकाल लें, मोल्स से कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेट तो लगा नहीं सकते, वेट के लिए यूनिटरी मेथड तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वेट के लिए अलग सा लॉ बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको जब भी आपको यहाँ पे कंपेयर करना हो तो आपको मोल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो गिवन वेट कितना है? 17.1। आपको मोल्स कैलकुलेट करना आता है, गिवन वेट है 17.1, मोलर मास इसका C12H22O11, इसका मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं आप। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? एक कार्बन का बच्चों मोलर मास 12, तो 12 × 12, अरे 12 कार्बन के एटम है। एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 और हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं? 22। एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 और टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 11 है। तो टोटल यहाँ पे आप ऐड करेंगे बच्चे तो 342 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 342 आ रहा है। मोल्स कितने आ जाएंगे? कितने मोल्स? यहाँ पे 1/20 मोल्स आ रहे हैं ना बच्चों, 1/20 मोल्स आ रहे हैं। किसके? सुक्रोज के आ रहे हैं। अरे इसके एक मोल से इसका एक मोल मिल रहा है, इसके एक मोल से इसका एक मोल मिल रहा है, तो 1/20 मोल से इसका भी 1/20 मोल मिलेगा। ग्लूकोज का 1/20 मोल मिलेगा, तो फ्रक्टोज का भी 1/20 मोल मिलेगा, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं, इक्वल है, 1 है। ठीक है, तो ग्लूकोज का भी 1/20 मोल ऑफ क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है ना। ठीक है, और प्लस 1/20 मोल फ्रक्टोज का भी मिल रहा है। ओके, मोलर मास दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बच्चों? याद करो भाई, कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, इसको आप ऐड करेंगे तो बच्चों 180 आएगा ना। तो 1/20 मोल है बच्चों। ये मोल से हमें एक ऑप्शंस में देखो वेट दिया हुआ है, मोल से वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोलर मास से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1/20 ग्लूकोज का मोलर मास कितना? 180,
अरे मेरे भाई इसका भी मोल 1/20 और मोलर मास 180, ठीक है। अरे बाजे 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 2 1 जा 2 9, यहाँ पे भी 2 9, टोटल कितने ग्राम आ रहे हैं बच्चों? 18 ग्राम आंसर आ रहा है, ठीक है। अरे आ रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज द फॉलोइंग इज कोपोलीमर। बच्चों कोपोलीमर मतलब होता है जैसे होमोपोलीमर मतलब एक जैसे मोनोमर, कोपोलीमर मतलब दो अलग अलग टाइप के मोनोमर जहां यूज हो रहे हो वहां पे कोपोलीमर वर्ड यूज होता है। पॉलीथीन की बात करें तो यहाँ पे यूज होने वाला जो मोनोमर होता है बच्चों ये होता है ईथीन। तो यार तो सेम टाइप के मोनोमर रिपीट करते हैं यहाँ, तो यहाँ होमोपोलीमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे तो बच्चों याद रखें ये पॉलीविनाइल क्लोराइड में कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी इसके ही मोनोमर बार बार यूज यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाना चाहिए था, डबल बॉन्ड CH ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसमें बात करें टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, डबल बॉन्ड CF2। यहाँ पे भी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन में यही मोनोमर बार बार रिपीट करता है, यही मोनोमर क्या करता है? बार बार रिपीट करता है। लेकिन नायलॉन 6 में बच्चों एक तो क्या होता है? एडिपिक एसिड होता है, एक होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन यूज होता है। दो अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोपोलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज चेन ग्रोथ पॉलीमर। मतलब सेम वही बात, चेन एक बेसिक यूनिट जो कि बार बार रिपीट करके वहां कोई कंडेंसेशन नहीं होता, चेन बढ़ता है वहां पे, ठीक है। तो एक चेन बार बार रिपीट करके, एक मोनोमर बार बार रिपीट करके पूरा चेन फॉर्म कर रहा हो, बच्चों ध्यान सुनो, एक मोनोमर बार बार रिपीट करके एक दूसरे से जुड़ करके एक चेन फॉर्म कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। बच्चों नायलॉन 6 और बैकेलाइट, इनमें दो अलग अलग मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कंडेंसेशन के बाद पॉलीमर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे टेफ्लॉन में की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बेसिक मोनोमर होता है वो ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये यूनिट्स जब n टाइम्स इसको हम लोग रिपीट करते हैं तो कुछ इस तरीके से CF2 n टाइम्स दोनों साइड रिपीट करता है और एक सिंपल चेन फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज। जहां पे क्रॉस लिंकेज नहीं होते। बच्चों क्रॉस लिंकेज का मतलब क्या होता है? जैसे एक लेयर पॉलीमर का है, ठीक है, दूसरा लेयर पॉलीमर का है, वो दोनों एक दूसरे से किसी स्पेसिफिक बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से ऐसे जुड़े हों, एक लेयर से दूसरा लेयर, दूसरे लेयर से तीसरा लेयर, कुछ इस तरीके से जुड़े हों, तो इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं है, तो हम बात करें जैसे वल्कनाइज्ड रबर की बात करें, एक नेचुरल रबर में जब हम लोग सल्फर को ऐड करते हैं तो वो वल्कनाइज होता है, और उन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉलीमर्स चेन के बीच में सल्फर कुछ इस तरह से जा करके एडजस्ट होता है, और इसी को तो क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। मतलब कि वल्कनाइज्ड रबर तो क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म करता है, और उसी तरह मेलामाइन भी, मेलामाइन की बात करें तो मेलामाइन ऐसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से मेलामाइन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे आप नाइट्रोजन कह सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कुछ इस तरीके से। और NH2 ग्रुप भी जुड़े होते हैं, यहाँ पे NH2 ग्रुप कुछ इस तरीके से, 2 NH2 ग्रुप यहाँ पे NH2 और ऐसे NH2 जुड़ा हुआ है। जैसे इसका सेम एक ऐसा स्ट्रेट चेन लेयर बना होता है और दूसरा ऐसा ही एज इट इज चेन नीचे भी होता है, जो एक दूसरे से एक क्रॉस लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं, एक लेयर और दूसरा लेयर। और एग्जैक्टली उसी तरह बैकेलाइट के केस में फिनॉल मॉलिक्यूल्स के डेरिवेटिव एक दूसरे से एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में भी क्रॉस लिंक के थ्रू ही जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं पॉलीस्टायरीन की बात करूं, एक बेसिक स्टायरीन की मैं बात करूं तो ये है स्टायरीन। जैसे ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। इस स्टायरीन जब दूसरे स्टायरीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो एक सिंगल चेन के थ्रू ही जुड़ता है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कैसा हो जाता है, जब इसका n टाइम्स मैं रिपीट इसको करूँगा इस मोनोमर को, तो कुछ ऐसी रिपीटिंग यूनिट्स दिखाई देंगी। यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज आगे n टाइम से क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रॉस लिंक नहीं पाया जाता, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर के कैटेगरी में नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन पॉलीमर बनाने के लिए आपको नियोप्रीन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और उसलिए यहाँ पे जो मोनोमर यूज़ किया जाता है बच्चों, क्या यूज़ किया जाता है, सबसे पहले तो आप याद रखें, ये मोनोमर याद रखना पड़ता है पॉलीमर बनाने के लिए। कोई भी आपको पॉलीमर बच्चों पूछा एग्जाम में तो उसके मोनोमर्स तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मोनोमर यूज़ होता है उसका नाम है 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है। ठीक है, ऐसा 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन होता है। ओके, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी। इसी बेसिक यूनिट को जब हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, इसको n टाइम्स जब आप कंसिडर करें, इसे बार बार रिपीट करने से इसका पॉलीमर बनता है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ डबल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल, और जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो जाता है। तो किस तरीके से बॉन्ड बनता है, देखो बच्चों, NCH2, ठीक है, ये वाला N फ्री हो जाता है, इधर से भी आगे ये लिंक जुड़ेगा और आगे से भी। तो यहाँ पे CCl डबल बॉन्ड CH इसके थ्रू आगे, ये आगे जुड़ता जाएगा और ये इधर से जुड़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं। इस तरीके से ये आगे चेन और पीछे की तरफ ये रिपीट करके एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं, जिसको आप नियोप्रीन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, द नेम ऑफ कंपाउंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। बच्चों, नायलॉन 66 को बनाने के लिए, नायलॉन 66 को बनाने के लिए, नायलॉन 6 को बनाना होता तो कैप्रोलैक्टम यूज करते बच्चों, लेकिन नायलॉन 66 बनाना है तो 2 मोनोमर लगेंगे। एक का नाम है हेक्सामिथाइल डाइमीन और दूसरा एडिपिक एसिड। एक का नाम है हेक्सामिथाइल डाइमीन। हेक्सामिथाइल डाइमीन मतलब ये NH2 हेक्सामिथाइल है तो ये 6 टाइम्स, ये NH2, और एडिपिक एसिड CH2 4 टाइम्स और इधर COOH एसिड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक है यहाँ पे। ये 2 मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं, नायलॉन 66 बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ओके, तो चलिए, कैप्रोलैक्टम में तो नायलॉन 6 बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, आइडेंटिफाई होमोपॉलीमर, मतलब एक ही जैसे पॉलीमर यूज होने वाले
जब एक ही जैसे मोनोमर रिपीट करके एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, और जो दो डिफरेंट मोनोमर हो तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं। बट यहाँ पे होमोपॉलीमर पूछा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है होमोपॉलीमर। तो बच्चे देखिए ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन और स्टायरीन यूज होता है, और यहाँ पे नायलॉन 2 नायलॉन 6 में दो अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं। यहाँ पे पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोवैलेरेट यूज होता है, और यहाँ पे नेचुरल रबर में एक ही मोनोमर यूज होता है जिसका नाम है, देखो बच्चों ध्यान से, सी, यहाँ पे इसका नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, ओके। तो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी H2, और यहाँ पे बच्चों CH3 भी रहता है ना। इसको रिपीट करके इसी को आप n टाइम्स लिया आपने, और इसे आप रिपीट करते जाएं, एक दोनों सभी बार बार ये मोनोमर एक दूसरे मोनोमर से मिल करके एक लंबा सा स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का पॉलीमर फॉर्म करते हैं। इसीलिए यहाँ पे होमोपॉलीमर की कैटेगरी में कौन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेफ्लॉन। बच्चों देखो टेफ्लॉन के लिए टेट्राफ्लोरो डेरिवेटिव यूज किया जा रहा है। यहाँ पे टेफ्लॉन बनाना है। टेफ्लॉन के लिए जो यूज किया जाने वाला जो मोनोमर है वो यूज होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, ये यूज होता है। इसी को आप बार बार रिपीट कराते हैं, एन टाइम्स आपने रिपीट करा तो ये कुछ इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म करता है। तो ये टेफ्लॉन हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अमंग द फॉलोइंग द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब बच्चों होता है कि जो नेचुरली ब्रेक डाउन जिसका हो जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, बैक्टीरिया के हेल्प से अपने आप ही वो ब्रेक हो जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उनको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और उसके एग्जाम्पल याद रखने होते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से बायोडिग्रेडेबल का एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, PHBB। क्या होता है, PHBB। ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोवैलेरेट। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, वी स्टैंड्स ब्यूटाइरेट कोवैलेरेट, ये दोनों इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बेसिकली, और उसके साथ साथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उनको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कैप्रोलैक्टम। बच्चों कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो सब आसानी से हो जाएगा। ये है कैप्रोलैक्टम है, यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्ड रिंग बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 7 मेंबर्ड रिंग बनता है, यहाँ पे ये इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। टोटल कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है, तो 6 आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ 47, विस्कस रेयॉन इज रीजनरेटेड सेलुलोज। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप का फाइबर है वो। बच्चों देखो सेलुलोज नाम सुनकर के यही लग रहा होगा आपको कि ये तो नेचुरली मिल रहा होगा, नेचुरल फाइबर है। बट बच्चों इसमें रीजनरेटेड वर्ड यूज करके हमें ये कंफ्यूज कर रहा है। ध्यान रखना, विस्कस रेयॉन जो होता है वो किसी सेलुलोज में, नेचुरल सेलुलोज में आप केमिकल कुछ ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स कंपाउंड अलग से ऐड किया जाता है, तो जाकर के आप विस्कस रेयॉन मिलाते हैं।
तो जा करके विस्कस रेयॉन आपको मिलेगा। मतलब ये पूरी तरीके से विस्कस रेयॉन नेचुरल फाइबर नेचुरल नहीं है, इसमें आपने अलग से कुछ केमिकल्स मिलाए तो जा करके ये आपको विस्कस रेयॉन मिला है, और इसलिए यहाँ पे रीजनरेटेड सेल्यूलोज भी लिखा हुआ है, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये मतलब पूरे तरीके से ये नेचुरल नहीं होता, कुछ मैन मेड भी है क्योंकि उसमें अलग से कुछ केमिकल्स मिलाए गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है ZWT इज व्हाट? ZWT इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है जीरो वेट टेक्नोलॉजी। आपको याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट इफ परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज 30 एंड द फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट इज 60 U। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, एटम इकोनॉमी में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है जो कि ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू बच्चों होता है परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। ठीक है, हाँ, इनटू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी इनटू फॉर्मूला वेट किसका बच्चों? रिएक्टेंट का। फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला होता है। अब बच्चों देखो, परसेंटेज एटम इकोनॉमी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, और रिएक्टेंट का दिया हुआ है वेट कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 100। ठीक है, बाजे कैंसिल आउट कर दिया आपने, कितने आ गए, 18 आ गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन 50 है। ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन केमिस्ट्री। कौन सा स्टेटमेंट ग्रीन केमिस्ट्री के लिए सही नहीं है? देखो, इट इज़ एन अप्रोच टू मिनिमाइज हजार्डस इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल। भाई ये तो सही है, मतलब ये ग्रीन केमिस्ट्री का तो पार्ट है, ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया भी जाता है। इट इज़ स्टडी टू मिनिमाइज प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ एन अप्रोच टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है भाई। इसी के अंदर ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर का नाम ही ग्रीन केमिस्ट्री एनवायरमेंटल है। इसके अंदर हम लोग एनवायरमेंट से जुड़े हुए, पॉल्यूशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को ही तो डिस्कस करते हैं, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है इसके बारे में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ एन अप्रोच टू मिनिमाइज ह्यूमन एफिशिएंसी। अरे नहीं, ह्यूमन एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे बातें नहीं की जाती हैं, यहाँ पे बाकी ऊपर के 3 ऑप्शंस के बारे में बातें की जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट ओके? ओके, चलिए बच्चों, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आपको कोई डाउट्स है, रह गया है, तो आप आ करके क्लास में मिलिए और वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।